हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो सैंपल पेपर 1 आया है उसमें से सेक्शन 2, उसका सेक्शन 2 पढ़ेंगे। पार्ट ए का सेक्शन 2 पढ़ेंगे। 17 to 20 क्वेश्चन जो है आपके वो केस स्टडी बेस्ड है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 17 गिवन है उसकी केस स्टडी गिवन है। केस स्टडी में क्या गिवन है, यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है, इसको मैं पढ़ के बता रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास में एक फोर्ट बना हुआ है। मैथमेटिकल टीचर, एक मैथमेटिक्स का टीचर है, वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को वहां लेके जाता है। द मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट। रेड फोर्ट शो करने दिखाने के लिए अपने जो मैथमेटिक्स का टीचर है वो अपने 10th क्लास के स्टूडेंट्स को रेड फोर्ट लेके जाता है स्कूल के। एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप, ये उनकी एजुकेशनल ट्रिप का पार्ट था। एंड द टीचर हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल, टीचर को हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था। एंड शी नैरेटेड द फैक्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट ऑफ टू स्टूडेंट्स। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सारे जो फैक्ट्स वगैरह हैं रेड फोर्ट से रिलेटेड उन्होंने उसको एक्सप्लेन किए। देन द टीचर सेड, टीचर ने फिर उसके बारे में मैथमेटिकली कुछ चीजों को समझाया मॉन्यूमेंट के बारे में। तो उन्होंने बताया कुछ सॉलिड फिगर्स के बारे में। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया देयर आर टू पिलर्स व्हिच आर सिलिंड्रिकल इन शेप। उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस तरह से ये टू पिलर्स हैं, यहाँ मैंने जिसमें रेड से मार्क कर रही हूँ, ये सिलिंड्रिकल शेप में यहाँ पे टू पिलर्स हैं। इनके ऊपर दो डोम्स हैं। इस टाइप की सिचुएशन ऐसे कुछ बना हुआ है। जो डोम होता है वो आपका होता है हेमिस्फेयर के शेप का। तो हेमिस्फेयर के शेप का यहाँ पे दो डोम्स बने हुए हैं, यहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट कलर के। एंड also two domes at the corners which are hemisphere, ये बता दिया। आगे आता है 7 smaller domes at the center, यानी यहाँ पे ये बीच में भी 7 आपके डोम्स बने हुए हैं सेंटर पे। और उसके बीच में यहाँ पे हॉइस्टेक, आपके फ्लैग हॉइस्टेक सेरेमनी में इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे फ्लैग भी यहाँ पे होस्टेक किया गया। नेक्स्ट आता है, आप इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच क्लोथ। वो जो आपके यहाँ पे टू डोम्स थे, ये वाले टू डोम्स, ये जो टू डोम्स हैं, इनका हाउ मच क्लोथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर टू बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। यानी 2.5 मीटर का अगर आपका एक डोम है, उसका रेडियस है डोम जो कि हेमिस्फेरिकल शेप का है, उसका अगर रेडियस जो है 2.5 मीटर है और अगर आपको उस पर क्लोथिंग करनी है, उसके ऊपर क्लोथ मटेरियल लगाना है, कवर करना है, तो उसके लिए कितना क्लोथ कवर चाहिए होगा, कितना मटेरियल चाहिए होगा, इसको हमें फाइंड करना है। तो चलो उसको फाइंड करते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपके पास में गिवन है हाउ मच क्लोथ मटेरियल, आपको कितने क्लोथ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जब आपको वो टू डोम्स थे, जो डोम्स थे वो थे हेमिस्फेयर की शेप के। हेमिस्फेयर के शेप में अगर आपको इस पे क्लोथ मटेरियल लगाना है तो आपको यहाँ पे क्लोथ मटेरियल इसके चारों तरफ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से लगाना पड़ेगा, ना कि नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। नीचे की तरफ नहीं लग रहा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं यूज में आएगा, क्योंकि एक आपका होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि आपका पूरा ही सर्कल, पूरा ही यहाँ से यहाँ तक पूरा ही कवर करना है आपको। और कर्व सरफेस एरिया का मतलब है जब जिसमें सिर्फ आपको ऊपर वाला कर्व वाला पार्ट ही कवर करना है। तो आपको सिर्फ कर्व वाला पार्ट ही कवर करना है, क्योंकि कपड़ा जो आप उस स्टोन पे लगाया जा सकता है वो सिर्फ ऊपर ही लगाया जा सकता है, नीचे नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह के दो हैं, तो हम उसको किस तरह से करेंगे, लिखेंगे एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मैं लिख रही हूँ यहाँ पे CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर is equals to 2 into 2 pi r square। 2 pi r square तो क्या हो गया हेमिस्फेयर का, और क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे टू डोम्स है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। 2 into 2 pi r square, ये हो गया आपका हेमिस्फेयर का CSA कर्व सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे 2 है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया है। और यहाँ पे आपकी r की वैल्यू कितनी है, रेडियस इज योर 2.5, तो 2 into 22/7 और r की जगह आपने लगा दिया 2.5 into 2.5। आप जब इनको सॉल्व करोगे तो ये तीनों मिलके बनेंगे 88 और 2.5 मिलके बनेंगे 6.25/7। आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा 78
78.6568 मीटर स्क्वायर या फिर 78.57, आप इसको आगे एस्टिमेट करके 78.57 मीटर स्क्वायर हमारे पास में जो क्लॉथ मटेरियल चाहिए होगा उन दो डोम्स को कवर करने के लिए हमें इतना चाहिए होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 17 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास में ये जो क्वेश्चन है 17 उसके अंदर केस स्टडी गिवन है, और आपके पास में यहाँ पे आपके पास में चॉइस भी होती है कि आपके पास में 5 क्वेश्चंस होते हैं हर एक केस स्टडी के अंदर, उसमें से आपको 4 को सॉल्व करना है, कोई भी 4 को, ठीक है। और सबसे आपको एक एक मार्क्स मिलेंगे, और ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। तो आपका यहाँ से इसका आंसर हो गया बी 78.57। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। तो सिलेंड्रिकल पिलर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो इस तरह से सेकंड का आंसर हो गया ए। और इस तरह से अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स, यानी जो वो 2 पिलर्स हैं उसका लेटरल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। ये जो 2 आपके पास में पिलर्स हैं, इन दोनों का आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसमें से आपके पास में गिवन क्या है, इन पिलर्स की हाइट गिवन है दैट इज 7 मीटर, एंड द रेडियस गिवन है आपके पास में उसके बेस का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस? ये आपका है पिलर, ठीक है। तो इस पिलर का जो बेस है जो सर्कुलर फॉर्म का है, सर्कुलर शेप का है, और इस सर्कल का जो आपका रेडियस है वो 1.4 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो आपको दे रखी है 7। तो आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करके आपको इसका आंसर फाइंड करना है। तो चलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ 2 सिलेंडर, यहाँ पे भी आप CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर कर सकते हैं, और इस तरह से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2, राइटिंग समझ में आ रही हो मुझे उम्मीद है, 2 सिलेंडर दैट इज 2 into 2 पाई आर एच, ये आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो 2 इंटू यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.4, एंड एच की वैल्यू यहाँ पे 7, ये वैल्यूज हमने पुट करी, यहाँ से इससे कट हो गया तो 0.2, और यहाँ से ये बन गया ये मिलके 88, और यहाँ से ये मिलके बन गया 1.4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा 123.2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स। तो इस तरह से हमारा आंसर 123.2, ये हमारा बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हमारे पास में क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ अ बेस इज 3.5 मीटर, यानी आपके पास में जब रेडियस 3.5 मीटर गिवन है तो वॉल्यूम क्या होगा हेमिस्फीयर का। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और हमारे पास में आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 3.5, तो 2/3 22/7, पाई की जगह पे आर की जगह पे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, आप जब इसे कट करेंगे तो आएगा 0.5, और जब आप इन्हें कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 22 इंटू 5 इज 11.5 है, इसलिए वहां पे 11, और 3.5 इज 12.25। आगे इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका कुछ आएगा 89.83 मीटर स्क्वायर। आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया 17 के 4th का 89.83, ये डी आंसर हमारा इसके अंदर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 5th पे। तो 5th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में गिवन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, यानी आपके पास में 2 हेमिस्फीयर है जिनका रेडियस आपको पास में 1 सेंटीमीटर गिवन है, उनका रेशियो, उनका
each to the volume of स्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। यानी आपके पास में एक तो हेमिस्फेयर गिवन है और एक आपके पास में एक स्फेयर गिवन है। एक जो हेमिस्फेयर है वो 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस है और जो आपके पास में जो स्फेयर है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। आपको उन दोनों का, ऊपर वाले जो हेमिस्फेयर है उन दोनों का, 2 हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का सम और स्फेयर के वॉल्यूम का सम, आपको उसका रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास में हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर में जो ले रही हूँ वो कैपिटल ले रही हूँ क्योंकि ऊपर वाला जो मैंने स्मॉल में ले लिया है। अब हम जब यहाँ पे आर की वैल्यू 1 रखेंगे हेमिस्फेयर के कंडीशन में, और हमें पता है कि हेमिस्फेयर हमको 2 लेने हैं, 2 हेमिस्फेयर्स का सम बोला है, तो हम इसका रेशियो किस अकॉर्डिंग लिखेंगे? 2 इंटू 2/3, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है तो इसलिए 2 इंटू 2/3 पाई आर की जगह पे आर की वैल्यू यानी 1 का क्यूब। ऐसे ही नीचे आपको उसका रेशियो में रखने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह आप लिखोगे 2 का क्यूब। इस तरह से 2 से 2/3 और यहाँ से 2, तो 2 इंटू 2 4/3 कट, पाई से पाई कट, 1 का क्यूब इज 1 और 2 का क्यूब इज 8। तो इस तरह से रेशियो हमारा आ गया 1:8। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? हमारा आंसर हो गया 1:8, यानी डी हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 हमारी जो केस स्टडी है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 एक और केस स्टडी है जिसमें आपके पास में इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग एक क्लास 10 स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक बार इसको पूरी स्टडी रीड करते हैं। क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। यानी क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको रेक्टेंगुलर प्लॉट में गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए कुछ एरिया अलॉट किया गया, उनको एक प्लॉट अलॉट किया गया। तो यहाँ पे सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री। यहाँ पे ये देखो, ये ग्रीन ग्रीन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कुछ सैपलिंग्स, कुछ एक गुलमोहर के जो सैपलिंग्स यहाँ पे प्लांटेड है ऑलरेडी। और यहाँ पे 1 मीटर के बीच में जो गैप है वो है 1 मीटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है। और देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक ग्रासी लॉन भी है और आपको द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। स्टूडेंट्स को इसके अलावा वाले जो पार्ट्स है वहां पे फ्लावरिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास में इस ग्राफ, एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हमको 5 क्वेश्चन गिवन है जिनमें से आपको 4 ही आपको एग्जाम्स के लिए सॉल्व करना है, बट हमें समझना तो 5 है। और यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन गिवन है कि ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे इसको एज एन ओरिजिन माना जाए। अब आपको पता है ओरिजिन पॉइंट, अगर आपका ये ग्राफ होता है, मींस दिस इज योर, ये ग्राफ का आपका ये ग्राफ पॉइंट है जिसमें आपके पास में कार्टेशियन, अपन जिसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, जिसके अंदर आपके पास में ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। और जहां पे ये दोनों पॉइंट्स जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी ये O पॉइंट, इसी को आप O पॉइंट को आप ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो जो A है वो आपका एज एन ओरिजिन यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंसिडरिंग A एज द ओरिजिन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। तो A एज एन ओरिजिन यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो A आपका क्या हो गया? 0 0, इसके पॉइंट्स हो गए, आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए इसमें 0 0, तो सी आपका आंसर हो गया। ये तो बहुत इजी है। आपको ये क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3rd चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन आया है, तो ये तो बहुत ही इजी है और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पहले से इवन आता होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अकॉर्डिंग बोला गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो क्योंकि हम इसको मान रहे हैं एज अ ग्राफ, तो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो आप देख सकते हैं ये ए आपका अगर 0 पॉइंट है तो यहाँ पे ये 1 2 3 4, ये 4p जो है यहाँ पे आ रहा है। तो x पे x इसका जो x पॉइंट है वो तो है 4, और y पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, तो y पे आ रहा है 6।
तो 4 6 यानी x एक्सिस आपका है 4, x पे आपका पॉइंट है 4 और y का है आपका पॉइंट 6, तो 4 6 आपका आंसर हो गया। तो सेकंड का ए आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड देखते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर? तो आर में भी यहाँ पे इस एक को अपन 0 मान के 1 2 3 4 5 6 पे पहुंचे हैं और यहाँ पे इसका y पॉइंट लें तो हम यहाँ से इसको लाइन को आगे बढ़ाएं तो देखो कौन सा नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5, तो यानी हमारा आ रहा है 6 और 5 पॉइंट, तो यानी इसका आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं। तो आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट्स, तो डी पॉइंट तो आपका यहाँ इतना दूर है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो देखिए यहाँ पे ए से हमको 0 1 2 हमको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो डी का आपका एक्स पॉइंट तो हो गया 16 और y पे ये ऊपर नहीं जा रहा है, y एक्सिस x एक्सिस पे ही है, तो आपका y पॉइंट हो गया यहाँ पे 0, तो आपका d का कोऑर्डिनेट हो गया 16 0। ये हो गया 16 0। आप आंसर इसका साथ साथ में कर लीजिएगा क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो स्टेबल नहीं रहते जब मैं ये पेज को मूव करती हूँ इस ओरिजिन के। तो इसका मतलब हमारा जो x एक्सिस x पॉइंट आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो p पॉइंट हमारा यहाँ है, हमें यहाँ से d से हमें नेगेटिव काउंटिंग करनी पड़ेगी 4 तक पहुंचने के लिए क्योंकि p जो आ रहा है इधर 4 पे पहुंच रहा है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, तो यानी p का जो x पॉइंट है वो हो गया -12। और अगर हम y का देखें तो y तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और वर्टिकली ऊपर जाते हैं तब ये पॉजिटिव होता है, वर्टिकली नीचे जाते हैं तो हमारे पॉइंट्स नेगेटिव हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा x का पॉइंट आया -12, y का पॉइंट आया हमारा 6, तो हमारा आंसर हो गया -12 6। ये हमारा हो गया बी आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं केस स्टडी 19 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास में यहाँ पे काइट गिवन है। अब इस काइट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो पढ़ते हैं। राहुल इज स्टडिंग इन 10th क्लास एंड ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इट ऑन अ संडे। तो संडे के दिन वो फ्लाई मतलब वो काइट बना रहा था एंड फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड। अब उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए इसको काइट को बनाते हुए जिनके आंसर्स अभी हमको नीचे देने हैं। तो क्वेश्चन है सबसे पहला कि राहुल tied the sticks at which angle to each other। तो यहाँ पे जो ये स्टिक्स लगाई है ये किस एंगल पे लगाई है? तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जो काइट होता है उसके अंदर जो ये आपकी जो लाइंस होती हैं यानी जो इसकी डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, यानी वो हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो यानी एंगल कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो हमारा आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है? एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। यानी यहाँ पे एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। देखिए अगर इस काइट की बात करें तो इस तरह से यहाँ पे एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो आप जानते हैं कि आपके पास में जब सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास में एक तो होता है SAS, एक होता है ASA और एक होता है AAA। हमारे पास में 3 सिमिलैरिटी रूल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमिलैरिटी रूल RHS भी नहीं होता है, ना SSA होता है, ना AS होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर डायरेक्टली बी हो जाता है क्योंकि ये वाले कोई होते ही नहीं है। और अगर हमें डायग्राम के थ्रू हमें देखना हो तो हम जान सकते हैं इसमें कि यहाँ पे एक आपका एंगल SAS के अकॉर्डिंग ये वाला जो आपका एक एंगल है वो आपका दोनों 90 डिग्री है। और अगर जब आप इनका रेशियो निकालोगे यानी इसको अगर मैं नाम दे दूं ABCD, तो जो मेरा AC होगा वो दोनों के अंदर AC अपॉन AC ये होगा। और रेशियो निकालूंगे मैं BC अपॉन CD का, तो जो BC और CD जो होगा वो क्या करता है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को हाफ करते हैं। ये वाला जो एक डायगोनल है दूसरे को हाफ करेगा, तो ये जब इसको हाफ करेगा तो इसका मतलब ये वाला ये इसको कट कर देगा, 1 1 हो जाएंगे, दोनों हाफ होके इक्वल होंगे। ये ऐसे ही आपका जो AC ये भी 1 हो जाएगा। तो यानी आपका जो रेशियो है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का वो तो इक्वल आ ही रहा है,
साथ में आपका एंगल भी, इनका जो बीच का इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल आ रहा है 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया SAS। अदरवाइज आपका SAS डायरेक्टली यहाँ पे लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, यानी आपके पास में दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, उनका रेशियो आपके पास में 4:9 गिवन है। देन कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, आपको इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मीडियंस होते हैं, यानी आपके पास में जो अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं तो अगर ये इनका रेशियो, अगर इनका सिमिलर ट्राइंगल्स का आपके पास में साइड्स का रेशियो 4:9 गिवन है, तो इनके जो मीडियन होंगे उनका रेशियो भी क्या होगा, 4:9 ही होगा। तो इस तरह से आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, तो 4:9 ही आपका आंसर होगा, यानी जो साइड्स का रेशियो होता है वही मीडियंस का रेशियो होता है इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल, यहाँ पे आपके पास में स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी थ्योरम लग रही है उसके अंदर। चैप्टर नंबर 6 यानी सिमिलैरिटी, आप उसमें से पढ़ोगे ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में, तो आपने बहुत सारी वहां पे थ्योरम्स पढ़ी होगी, उसी थ्योरम में से एक थ्योरम यहाँ पे गिवन है। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ टू ऑफ वन साइड is equal to the sum of square of the other two sides, that then the angle opposite to the first side is a right angle। यानी अगर आप ये बोल रहे हैं कि अगर कोई स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये जो स्क्वायर अगर मान लेते हैं ABC, स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी अदर टू साइड कौन सी, तो AB यानी उसका स्क्वायर और BC उसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम करने पे वो थर्ड वन के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो अगर आपके पास में ये गिवन है तो आपका जो एंगल होगा इनमें वो 90 डिग्री का होगा, यानी राइट एंगल होगा। तो ये आपका था पाइथागोरस का कन्वर्स, तो दिस इज योर डी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग, अगर व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक्स, अगर आपके पास में दो परपेंडिकुलर स्टिक्स हैं तो उनके स्टिक्स की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो उनका एरिया क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए एरिया इसका क्या होगा, हाफ इंटू आपके जो परपेंडिकुलर जो स्टिक्स हैं यहाँ पे, वो जो स्टिक्स हैं वो डायगोनल्स हैं, तो यानी अपन मान सकते हैं कि ये वाली जो डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर की और ये वाली डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर की, और आपका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी हाफ इंटू D1 क्या है आपके 6 और D2 क्या है आपकी 8, तो इस तरह से बन गया 3 इंटू 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर हो गया C। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20th के ऊपर। सो नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी कि ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट ऑन एज शोन इन फिगर, यानी कोई एक इलेक्ट्रिक वायर पहले ऐसे सीधा था, अब वो जाके बेंट हो गया, इस तरह से हो गया। तो इट फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप, ये कौन सा मैथमेटिकल शेप है बताना अभी, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। तो यहाँ पे आपके नीचे क्वेश्चन दे रखा है, नेम द शेप इन द विच द वायर इज बेंट, कौन सी शेप में ये वायर बेंट हुआ है। तो आपको पता है कौन सी शेप में हुआ है ये, इसको बोलते हैं हम पैराबोला। जब आपकी सिचुएशन इस तरह से कुछ आपका शेप बनता है ऐसा या फिर ऐसा, ये हमेशा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनता है, यानी जिसकी पावर आपकी ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी ax² प्लस bx प्लस c जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ऐसी इक्वेशन में ऐसे पॉलिनोमियल में आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है पैराबोलिक शेप में। तो यहाँ पे आपका जो शेप है वो कौन सा है, पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी जीरोज, यहाँ पे कितने जीरोज हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के लिए यानी जो ये शेप ऑफ वायर है, इसको देख के आप बता सकते हैं कितने यहाँ पे पॉलिनोमियल है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये मैं रेड से डिनोट कर रही हूँ, आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपके 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे कट होते हुए जा रहे हैं, तो यानी जो इस तरह से कट होते हुए जा रहे हैं, कितने पॉइंट्स हैं, वो 2 पॉइंट्स हैं, तो यानी तो आपके जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो 2 जीरोस आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, तो आपके 2 जीरोस यहाँ पे थे, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, यानी एक तो ये -1 और एक ये 3, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए, बी में -1 और 3 आपके 2 जीरोस हो गए। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको पता है एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन का हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, उसका एक फॉर्मूला था
क्या फॉर्मूला था? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसी पे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपका एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? ये आपके जीरोस है, -1 और 3, तो -1 और 3 का सम करेंगे तो आएगा 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है हमारा? 3 इंटू -1 दैट इज -3, तो यानी हमारी एक्सप्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर -2x -3। तो इसमें से कौन सा हो गया? हमारा सी आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग आपके पास में व्हाट इज द वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या होगी जब आपके पास में इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉलिनोमियल बनी है उसमें x इज इक्वल्स टू -1 अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे, तो आपको पता है अगर ये जीरोस हैं, ये अगर आपके जो पॉइंट्स हैं वो जीरो से बने हैं, तो ये इसका आंसर भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा, क्योंकि -1 इसी का एक पॉइंट है, इसी पॉलिनोमियल का एक पॉइंट जो है, एक जीरो है, -1 ये, तो -1 पुट करने पे आंसर हमारा जीरो आएगा। इसे हम बिना कैलकुलेट किए लिख सकते हैं, क्योंकि -1 इसी का एक जीरो है। आप कर भी सकते हैं इसको, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 3, आंसर आ रहा है 0। तो इस तरह से हमारा केस स्टडीज के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। पार्ट ए सेक्शन 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, जिसके अंदर अब 21 टू 26 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो अब हम उनको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 में अब पार्ट बी स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में 2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 टू 26 जो क्वेश्चंस हैं वो सारे 2 मार्क्स के हैं। तो हम पहले 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के अकॉर्डिंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point 4 -3 and 8 5 in the ratio 3:1 internally। क्या मतलब इस क्वेश्चन का, इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में लाइक फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एक पॉइंट के। कौन से पॉइंट के? जो कि एक लाइन सेगमेंट, आपके पास में इस तरह से एक लाइन सेगमेंट होगी, उसको मान लेते हैं हम, इसको लाइन सेगमेंट का ए और बी पॉइंट, और यहाँ से हो सकता है कोई पॉइंट यहाँ से इसको कट कर रहा है, यहाँ पे एक डिवाइड कर रहा है, उसका नाम ले लिया हमने पी। तो इस पी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर आपके पास में इस ए पॉइंट यानी 4 ए पॉइंट के आपके पास में कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी ए के 4 -3 एंड बी के हमारे पास में 8 5, आपको इस पी पॉइंट जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। आपके पास में एक यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि इन दोनों को, ये पी जो पॉइंट है वो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी इनका जो रेशियो है वो 3:1 में दे रखा है। तो हमारे पास में इस तरह से किसी भी एक लाइन को कोई अगर कोई पॉइंट कट करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला हमारा था, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट एक्स पी पे हमें एक्स का पॉइंट फाइंड करना है तो उसका पॉइंट क्या होगा? एक्स पी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास में यहाँ पे m1 क्या है? m1 जो है हमारे ये रेशियोज है, m1 m2 आर द 3:1, यानी m1 इज योर 3 एंड m2 इज योर 1। व्हाट इज योर x2 एंड व्हाट इज योर x1? x2 x1 यहाँ पे है, ये जो आपके a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है आपके x1 y1, और जो आपके ये b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके हैं x2 y2। तो यहाँ से अब हम xp के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी ये p के का x पॉइंट क्या होगा वो फाइंड करते हैं। तो m1 क्या है हमारा यहाँ पे 3, x2 क्या है हमारा, b का x क्या है दैट इज 8, और m2 क्या है हमारे पास में 1, और x1 क्या है हमारे पास में a पॉइंट पे जो हमारा x पॉइंट है दैट इज 4, और m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 + 8 × 3 24, 24 + 4 इज 28 अपॉन 4, कट करेंगे तो आएगा 7। तो आपके पास में इस p पॉइंट का x पॉइंट आ चुका है, p का x कोऑर्डिनेट जिसको हम एप्स के साथ भी बोलते हैं, दैट इज योर 7। अब हमें y पॉइंट भी फाइंड करना है, तो y का भी हमारे पास में फॉर्मूला होता है y p, यानी p के लिए हमें y पॉइंट फाइंड करना है, दैट इज
योर फॉर्मूला होता है इसके लिए भी सेक्शन फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास में यहाँ पे m1 क्या है, m1 है हमारे पास में 3 और y2 क्या है हमारे पास में b का जो भी हमारे y पॉइंट है, b का y पॉइंट यानी 5। ऐसे m2 क्या है हमारे पास में 1 और y1 क्या है a का y पॉइंट दैट इज -3 और m1 प्लस m2 क्या है हमारे पास में 3 प्लस 1। तो 5 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू 1 -3 इंटू 1 -3, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और यहाँ से ये 4 3 प्लस 1 4 तो 15 माइनस 3 दैट इज 12 अपॉन 4 यानी आपके आ गया आपका 3 यानी आपका x पॉइंट आ गया 7 एंड y पॉइंट आ गया आपका 3। तो आपके पूछा इसने कोऑर्डिनेट्स क्या है तो हमारा पॉइंट आ गया 7 3 आर द पॉइंट्स। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के और पे। सो क्वेश्चन नंबर 21 के और के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना है x एंड y के बीच में। यहाँ इसमें आपके पास में कंडीशन गिवन है कि जो एक्स वाई पॉइंट है यानी एक पॉइंट है जिसको हमने P मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, वो जो है इक्विडिस्टेंट, द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7 1 एंड 3 5। ये जो पॉइंट है वो 7 1 और 3 5 वाले जो पॉइंट्स है उनके इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है 7 1 वाला जो पॉइंट है वो हमने मान लिया A पॉइंट और ये मान लिया B पॉइंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है यानी A से P तक की डिस्टेंस और B से P तक की डिस्टेंस इक्वल है। अब अगर ऐसा गिवन है तो हम यहाँ से इसका मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ। AP इज इक्वल्स टू BP इक्वल हो गया जो क्वेश्चन बोल रहा है उस अकॉर्डिंग। तो अगर AP इज इक्वल्स टू BP है तो हम यहाँ पे AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अब हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग AP का मतलब इनका फॉर्मूला होता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके थ्रू आप ये जो A से P तक की डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही राइट साइड में भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर करा रखा है तो इस तरह से स्क्वायर करने से ये जो रूट का पार्ट है वो पूरा कट हो गया। अब यहाँ पे हम x2 और x1 की वैल्यू पुट करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे x2 क्या है हमारा, A से P तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये A का पॉइंट है जो वो आपके हैं x1 y1 और जो आपके ये P के पॉइंट है वो आपके x2 y2। तो इस कंडीशन में आपने x2 की वैल्यू क्या है हमारी x और y1 की वैल्यू क्या है हमारी 7। तो x2 यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा y और y1 क्या है हमारा 1। इस तरह से हमारा इसका स्क्वायर। ऐसे ही इस वाले में जब हम BP की बात करें तो BP के अकॉर्डिंग हमारा x1 x2 क्या है, x1 इज 3 एंड y1 इज 3। ऐसे ही यहाँ पे y1 इज 5 एंड P के केस में x इज योर x2 एंड y इज योर y2। तो हमने यहाँ पे भी उसकी वैल्यू पुट करी तो x2 की वैल्यू क्या आई, x2 की वैल्यू x, x1 की वैल्यू 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y एंड y1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपने ये जो आपने a और b की जगह x और 7 रखेंगे और इस तरह से हम वैल्यू सबके पुट कर देंगे। ऐसे y माइनस 1 में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और ऐसे ही सब में लगा देंगे। तो इसको लगाने के बाद में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी 14। 2 इंटू 7 इज 14 एक्स प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। इसी तरह से y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 यानी 2y प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। ऐसे राइट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स दैट इज 6x प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई यानी 10y प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25।
तो यहाँ से अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर प्लस का है। किसी भी एक्स स्क्वायर को, यानी इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं राइट साइड में लेके जाऊंगी तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0 बन जाएगा। तो हम इसको इसी स्टेप में खत्म कर देते हैं, यानी दोनों तरफ अगर सेम साइन सेम टर्म आए तो हम उसको इस तरह से कट कर सकते हैं। ऐसे वाई स्क्वायर भी दोनों तरफ साइन वाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, तो दोनों एक तरफ जाएंगे तो ये दोनों कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम इसको यहीं पे कट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास में क्या बचा, 14, यहाँ से बचा -14x -2y और यहाँ पे 49 + 1 50 और इधर माइनस का 6x माइनस का 10y और ये 25 + 9 दैट इज 34। आगे इनको सॉल्व करते हैं, आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 14x वाले को y वाले को एक साइड में ले लेते हैं और जो 50 और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको हम राइट साइड में ले लेते हैं। तो माइनस का 14x x वाला टर्म प्लस का 6x माइनस का 2y और y वाला टर्म प्लस का 10y इज इक्वल्स टू 34 प्लस का और ये 50 उधर जाएगा तो माइनस का 50। तो 14 -14 प्लस का 6 -8x और ऐसे यहाँ पे 2y + 10y -2y + 10y दैट इज प्लस का 8y दैट इज और 16 50 में से 34 माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 16। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, -8 कॉमन लिया दोनों तरफ से, तो बच गया x - y और यहाँ पे बचा -8 × 2 -8 से -8 कट हो कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारे पास में बच गया x - y = 2। दिस इज योर आंसर। यही आपको पूछा था इसके अंदर कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, आपने इस तरह से इसका रिलेशन फाइंड कर दिया, x - y = 2। दिस इज योर सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास में एक फिगर गिवन है। इस फिगर के अकॉर्डिंग आपके पास में ये जो LM और BC दोनों पैरेलल साइड्स है एंड LN एंड DC बोथ आर पैरेलल साइड्स, और इसके बाद में आपको प्रूव करना है कि ये AM/MB इज इक्वल्स टू AN/ND, यानी इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। आपको ये फाइंड करना है, तो इसे देखते हैं कैसे करेंगे। हमें पता है हमारे पास में BPT यानी थेल्स थ्योरम जो है उसके अंदर हमारे पास में इसी टाइप का हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है BPT के अकॉर्डिंग, BPT के मैंने नीचे स्टेटमेंट दे रखा है, आपको वो स्टेटमेंट लिखना होगा इसको करने के लिए। तो BPT के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट से मिलने वाली लाइन, यानी जैसे ये M और L है, उससे मिलने वाली लाइन वो थर्ड साइड के पैरेलल जा रही हो, तो उस कंडीशन में जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं दोनों लाइन, उन दोनों का रेशियो यानी AM/MB इज इक्वल्स टू AL/LC, उन दोनों के रेशियो इक्वल होंगे। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC वेयर क्या गिवन है आपके पास में, LM इज पैरेलल टू BC, आपके पास में गिवन है वेयर LM इज पैरेलल टू CB या BC, आपके पास में ये गिवन है। और अगर इसमें लगाएं, अब यहाँ लिखेंगे बाय BPT यानी बाय थेल्स थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट आपके पास में नीचे गिवन है, आपको लिखेंगे और उसके बाद में BPT के अकॉर्डिंग इनका रेशियो यानी AM/MB इज इक्वल्स टू ये वाला रेशियो AL/LC, ये आपके पास में गिवन है। और इसी तरह से हम सेम टू सेम जो थ्योरम है ये हम नीचे वाले ट्राइंगल यानी ACD के अंदर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी LN जो है वो CD के पैरेलल है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD वेयर LN इज पैरेलल टू DC। तो अगेन यहाँ पे BPT की थ्योरम के अकॉर्डिंग बाय BPT AL यानी ये वाला रेशियो इज इक्वल्स टू AL/LC इज इक्वल्स टू AN/ND। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों में ही AL/LC है, यानी इसमें भी AL/LC है और दोनों में ही, इसमें भी AL/LC है, इसमें भी AL/LC है। इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकंड के थ्रू हम लिख सकते हैं AM/MB इज इक्वल्स टू AN/ND। तो लिखेंगे
अगर आपके पास में दोनों का ही लेफ्ट और राइट पार्ट इक्वल है तो वो दोनों भी इक्वल होंगे, यानी दोनों ही एल अपॉन एलसी के इक्वल है, इसका मतलब ए एन अपॉन एन डी ए एम अपॉन एम बी के इक्वल होगा। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए एन अपॉन एन डी प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसके अंदर एक सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यहाँ पे एक यानी एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ABCD के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। प्रूव दैट AB यानी आपकी ये पूरी लाइन और प्लस CD, AB प्लस CD यानी ऑपोजिट साइड्स जो है उन दोनों का सम बाकी जो दो ऑपोजिट साइड्स है उनके सम के इक्वल होगी, आपको ये प्रूव करनी है। तो इसको हम शो कर देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में हमें पता है कि जब कोई किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट एक ही सर्कल के ऊपर जा रही है, ये हमारा सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 का एक क्वेश्चन है। इसके अंदर जब कोई एक पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है एक ही सर्कल के ऊपर, इस तरह से ये जा रही है AP, हम बोल सकते हैं AS और AP, तो वो जो डिस्टेंस होगी उनकी उन दोनों साइड्स की, उन दोनों टेंजेंट्स की वो इक्वल होगी। हम यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, टेंजेंट का स्टेटमेंट, वो भी आपके पास में नीचे लिखा हुआ है, आपको उसको लिखना पड़ेगा। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है AB, आप लिखोगे यहाँ पे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, आपको ये प्रूव करना है। और क्या गिवन है, गिवन है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, quadrilateral ABCD is circumscribed a circle, यानी इसके अंदर एक सर्कल है। अब अगर ये सर्कल है तो हमारे को पता है कि प्रूफ में कि यहाँ से A से P तक की डिस्टेंस और A से S तक की डिस्टेंस इक्वल है, तो हम इसको इक्वल कर लिखेंगे, AS इज इक्वल्स टू AP। तो हमारे पास में क्योंकि यहाँ पे A पॉइंट इज अ कॉमन पॉइंट एंड ये आपके दोनों टेंजेंट्स हैं, तो टेंजेंट्स आर इक्वल, आप इसका यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, टेंजेंट्स आर इक्वल व्हेन दे आर गोइंग फ्रॉम अ वन साइड, और इसका स्टेटमेंट आपके पास में पूरा नीचे लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में, इस वाले पॉइंट में भी सेम बात है। अगर हम यहाँ पे D की बात करें तो इस D पॉइंट के लिए भी DS और DR इक्वल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे DS इज इक्वल्स टू DR। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इनको किस तरह से लिखना है, लाइक मैंने यहाँ पे AS लिखा, तो मैं अब दूसरा वाला पार्ट लिख रही हूँ, मैं AD को उसी के साइड में लिख रही हूँ AS के वाले साइड में, ताकि ये दोनों जाके आगे जाके ऐड हो जाए और AS और DS मिलके AD बन जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे राइट पार्ट में AD चाहिए। ऐसे ही इधर वाले साइड में ले तो यहाँ पे CR, अगर C पॉइंट से ले तो CR इज इक्वल्स टू CQ, यानी CQ इज इक्वल्स टू CR, हमारा सेकंड ये वाला पॉइंट हो गया। इसी तरह से B पॉइंट से भी यहाँ पे दो टेंजेंट जा रहे हैं, वो भी इक्वल है, तो ये कितना हो गया, BQ इज इक्वल्स टू BP, BQ इज इक्वल्स टू BP। तो हमारे पास में ये चार स्टेटमेंट्स हो गए, सब में सेम स्टेटमेंट्स लगेंगे, बट आपको लिखना एक बार ही है। अभी आपके चार इक्वेशंस, अब इन चारों को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो क्या हुआ, AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ, इसी तरह से AP प्लस DR प्लस CR प्लस BP। तो आप देख सकते हैं AS प्लस DS मिलके पूरी लाइन बना रही है AD। ऐसे ही CQ प्लस BQ, CQ ये रहा, CQ और BQ मिलके BC। तो आपका लेफ्ट, ये जो राइट पार्ट है वो आपका आ चुका है, जिसको आपको प्रूव करना था वो आपका आ चुका है। ऐसे ही AP
के साथ में ये वाला बीपी, ये वाला एपी और ये बीपी अगर आपका ऐड हो जाएगा, एपी प्लस बीपी क्या बन जाएगा, एबी। ऐसे ही डीआर और सीआर, डीआर और सीआर ये मिलके बना देंगे सीडी। तो इस तरह से आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रूव हो गया, इस तरह से प्रूव। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के का, और जब अपन इसको उल्टा कर देते हैं तो यानी बन जाता है ये b अपॉन p, जो कि बन जाता है कॉट थीटा का। हमें यहाँ पे कॉट का ही यूज में लेना है। तो देखो सबसे पहले तो 15 कॉट a को सिंप्लीफाई करते हैं इज इक्वल टू 8, ये आपके पास में गिवन है। तो 15 जो कि मल्टीप्लाई में है, ये कॉट a से हटकर 8 के पास में चला जाएगा डिवाइड में, तो कॉट a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब हम अगर हम कॉट a की बात करें तो हमारे को पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी आपके पास में जो 8 है वो एज अ बेस और 15 एज अ परपेंडिकुलर वर्क करेगा। तो अगर ये हमारा राइट ट्राइंगल है तो इसमें हमारा जो बेस है वो 8 बनेगा और 15 जो है हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। और हमें यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड करनी है। क्यों फाइंड करनी है? ताकि हमको साइन ए और सेक ए की वैल्यू मिल जाए। तो हम यहाँ से पहले हाइपोटेनियस यानी इसका नाम देते हैं ए बी सी, हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाय द पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 225 प्लस 64 दैट इज 289, और ए सी स्क्वायर इज अगर 289 है तो ए सी को रूट करेंगे तो कितना आएगा, 289 इज 17। तो हमारे पास में जो हाइपोटेनस आ गई वो आ गई 17। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन क्या होता है, P अपॉन एच। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, पी बी पी एच और एच एच बी। P अपॉन एच इज योर साइन थीटा, B अपॉन एच इज योर कॉस थीटा। इस तरह से वैल्यूज होती है। इसको आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पूरा एक्सप्लेनेशन इसका किया हुआ है। तो P अपॉन एच, P कितना है आपका परपेंडिकुलर दैट इज 15, और H यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना निकाला अभी आपने 17। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 17। और इसी तरह से सेक ए की वैल्यू, सेक इज द ऑपोजिट ऑफ कॉस। कॉस कितना है, b अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, h अपॉन b यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है हमारा 17 और बेस कितना हो गया हमारा 8। तो ये आपके आंसर्स हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 के और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है tan की वैल्यू क्या होती है, p b p h h b में अगेन हम इसमें देखेंगे तो tan की वैल्यू होती है p अपॉन b, बट हमें चाहिए p के रेस्पेक्ट में। तो p हमारा ये है तो हमारा परपेंडिकुलर जिस एंगल की बात चल रही है उसके जस्ट सामने वाला हो जाता है, यानी अगर p की बात चल रही है तो उसके सामने वाला QR हो जाएगा, और अगर r की बात चल रही है तो उसके सामने वाला यानी PQ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये QR की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लगाएंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया 169 और 12 स्क्वायर इधर माइनस होके 144 क्यू आर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपकी क्यू आर की वैल्यू आ गई √25 दैट इज 5। अब हम बात करते हैं 10 पी की वैल्यू क्या होगी। तो 10 पी की वैल्यू, tan इज द p अपॉन b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर p के रिस्पेक्ट में सामने वाली QR बन चुकी है। तो QR हमारी क्या है 5 और b क्या है हमारा यानी बेस, p के साथ में जो साइड जा रही है यानी 12, वो आपकी 10 p की वैल्यू यानी 5/12 हो गई। ऐसे ही अपने कॉट r की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 10 का जस्ट ऑपोजिट होता है यानी b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर r के रेस्पेक्ट में आप जाओगे तो r के रेस्पेक्ट में आपका बेस हो जाएगा QR यानी जिसकी बात चल रही है वही, और r के ऑपोजिट आपकी आ गई QP। तो वो आप ऑपोजिट जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, और जो उसके साथ वाली जो लाइन है वो आपकी हो गई बेस। तो इस तरह से बेस आपका हो गया इसके अकॉर्डिंग 5 और आपका परपेंडिकुलर हो गया आपका 12। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10p और क्यू कॉट r की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब इनका आंसर 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 10p माइनस कॉट r। तो 10p इज इक्वल टू 5/12 एंड कॉट r इज इक्वल टू 5/12, दोनों कट हो गया, आंसर आ गया 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
सो क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum 636। यानी आपको यहाँ पे सम गिवन है और यहाँ पे एक एपी गिवन है, आपको टर्म फाइंड करनी है। ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है और इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में एपी गिवन है, AP is equals to 9, 17, 25 एंड सो ऑन। और हमें यहाँ पे हमारे पास में SN यानी सम भी गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज 636 और हमें वो जो कितने टर्म्स है हमें वो फाइंड करना है, यानी n is not found here। तो हमें n फाइंड करना है, a is equals to 9 एंड d क्या है यहाँ पे, यानी इनके बीच का डिफरेंस दैट इज a2 minus a1 यानी 17 minus 9 और इससे हो गया आपका 8। ये चैप्टर को मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे जिसका लिंक दे रखा है, आप वहां से इसको जाके समझ सकते हैं। आगे इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज है हम सब ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 636 यहाँ पे SN की वैल्यू, तो हमने SN की प्लेस पे 636 लिख दिया। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास में, a की वैल्यू 9 है तो हमने यहाँ पुट कर दी, n हमारे पास में है नहीं और d हमारी हो गई 8। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 636 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 1272। ऐसे ही n 9 इंटू 2 18 प्लस 8 इंटू n 8n 8 इंटू 1 8 माइनस 8। अब यहाँ आप देख सकते हैं 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10, तो n इज इक्वल्स टू 8n प्लस 10 यानी 18 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 10 और राइट लेफ्ट में 1272। n को अब हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, 8n स्क्वायर और n 10 से मल्टीप्लाई हो तो 10n और यहाँ से 1272। ये 1272 प्लस का यहाँ से माइनस में जाएगा दूसरी तरफ, तो यहाँ पे बचेगा 0। 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। अब आप यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो बाय द श्रीधराचार्य मेथड, यानी आपके पास में फॉर्मूला होता है, या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से पहले तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कॉमन आ रहा है 2, यानी 2 कॉमन लिया इस पूरी इक्वेशन में से, तो 2 से बच गया 4n स्क्वायर, यहाँ पे इसे 2 डिवाइड किया 10 में से देन आया 5n। ऐसे ही 1272 में से जब हमने 2 डिवाइड किया तो आया 636। ये जो 2 है ये 0 के पास में गया तो वो डिवाइड में जाएगा तो वो भी 0 बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन फाइनली बन गई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपकी इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे किसी भी मेथड से, यानी या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर श्रीधराचार्य वाला जो आपका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे आप यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ से रब करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू हमारी n की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। व्हाट इज b हियर, दैट इज 5, तो हम यहाँ पे लिख दिया 5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 636 जो कि नेगेटिव है, 636 माइनस का 2 इंटू a दैट इज 4 माइनस 5 प्लस माइनस ये यहाँ से सॉल्व होके 5 का स्क्वायर इज 25, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 636, ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सब मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 10201। ठीक है, इसके आगे और ये सब कुछ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा सो माइनस 5 प्लस माइनस और ये सब कुछ सॉल्व होके यानी 5 का स्क्वायर 25 और ये 4 इंटू 4 और 636 को माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद में 25 से प्लस करने के बाद में आपके पास में आएगा 10201। आप इसे चेक कर सकते हैं। 4 इंटू 2 क्या हो गया 8 हो गया। अब आपको पता है रूट 10201 किसका होता है 101 का। हम इसके आगे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया -5 प्लस माइनस, ये होता है √10201 का 101/8। अब आप इसे एक बार प्लस में लेंगे, एक बार आप इसको माइनस में लेंगे। जब आप इसे एक बार प्लस में लेंगे तो आप लेंगे -5 प्लस 101/8। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 96/8, जो कि आ गया 12। तो n की वैल्यू हमारी एक आ गई 12, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास में -5 माइनस 101, यानी एक बार हमने प्लस में लिया तो प्लस में 101, और माइनस में लिया तो हमारे पास में ये बचा क्या है -106/8। हम इसको कट करेंगे तो -53/4, जो कि एक नेगेटिव और ऊपर से फ्रैक्शन वैल्यू दोनों है। तो यानी ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 12, यानी n की वैल्यू आपकी 12 पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू क्या हो गई? नंबर ऑफ टर्म्स आपके 12 हो गए। दिस इज योर आंसर। आप बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पर, जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो में है पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर पूरा 27 to 36 जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वहां पे सॉल्व होंगे। आप जाके आप प्लीज जरूर से वो भी पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको यहाँ ये वीडियो समझ में आया है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं वो समझ में आए हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। और अपने डाउट्स को प्लीज आप अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा जरूर से, कमेंट में। थैंक यू सो मच।